क्लास 7th के बच्चों, हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 12 हमारी दुनिया का पर्यावरण और मौसम और जलवायु का अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन है, उसे कौन सा पवन बोलते हैं? तो अस्थाई पवन जो है वर्ष भर एक ही दिशा में बहती है। तो अगला क्वेश्चन है जलवाष्प जो है, जलवाष्प को जल रूप में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन कहलाती है। यानी वाष्प जल में बदल रहा है तो संघनन होगा। अगला क्वेश्चन है कैटरीना क्या है? तो कैटरीना एक चक्रवात का नाम है, एक चक्रवात का नाम है। खाली जगह को भरिए। चक्रवात में केंद्र कहाँ होता है? कम दाब, केंद्र में कम दाब होता है। सेंटर जहाँ पे होता है उसके चारों ओर उच्च दाब और बीच में निम्न दाब होता है। लू एक गर्म हवा है। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होकर संघनन करती है। जब हवा ऊंचाई पर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है तो ठंडी होती जाती है और संघनन करती है। ये हमारे क्षोभ मंडल में होता है, यानी ट्रोपोस्फीयर में। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में चूँकि अधिक गर्मी पड़ती है तो अधिक वाष्पन भी होगा, तो अधिक बादल बनेगा और अधिक बारिश भी होगा। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब है मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? तो मौसम के अंतर्गत तापमान, वायु दाब, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, वर्षा, बादल, सूर्य की प्रकाश, पवन की दिशा और गति आदि। पवन की दिशा और कितनी गति है पवन की, जैसे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। तो मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है मौसम पता करने के लिए? तो तापमान, दाब, वायु दाब कितना है, आर्द्रता, हवा में कितनी नमी है, वर्षा, बादल और वर्षा का, बादल का, सूर्य के प्रकाश का और पवन की दिशा और गति आदि तत्वों का अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तब मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। जलवायु किसे कहते हैं तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से प्रमुख कारक हैं? किसी स्थान विशेष पर, याद रखिएगा, किसी स्थान विशेष पर लंबे समय तक रहने वाली मौसम को ही मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। किसी विशेष स्थान पर किसी लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत एवरेज स्थिति, पूरे साल का एवरेज स्थिति कहा जाए, कुछ वर्षों तक अगर ये हर साल की औसत स्थिति देखा जाए किसी पार्टिकुलर जगह पर, किसी खास स्थान पर लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक वहाँ के मौसम का जो औसत स्थिति रहता है वही उसका जलवायु कहलाता है। प्रमुख कारक है अक्षांश। जलवायु का प्रमुख कारक है अक्षांश। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, एल्टीट्यूड्स। स्थल रूप कैसा है वहाँ का, रिलीफ कैसा है कहा जाए, रिलीफ। और महासागरीय धाराएं के कौन कौन सी उसकी ओर जा रही है, उस जगह की ओर। और वनस्पति वहाँ कौन कौन से हैं, मानव क्रिया क्या है, और वायु की दिशा। ये सब चीज़ जलवायु को निर्धारित करती है। और जलवायु इन सभी चीज़ों का, जलवायु का ये सब चीज़ फैक्टर है, कारक है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों है? तो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग होने का कारण सूर्य की प्रकाश की किरण एंगल जो होता है, ऊंचाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी प्रकाश की किरणों की एंगल जो होती है धरती पर, कितना कौन से गिरेगा प्रकाश, सीधी आ रही है, तिरछी आ रही है, ये कौन जो है प्रकाश का वो निर्भर करता है। इसके कारण अलग अलग होता है तापमान। दूसरी बात ऊंचाई पर जैसे जैसे जाएंगे तापमान घटेगा, तो ऊंचाई भी एक फैक्टर है। जल स्थल का वितरण, जल व स्थल का वितरण और पवन की दिशा आदि। अगला है तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, याद रखिएगा क्या बोल रहा है, टेम्परेचर का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण के साथ पुष्टि कीजिए कि हाँ ये बात सही है। हाँ, तापमान के कारण ही मौसम में गर्मी, सर्दी
वर्षा जैसे परिवर्तन होते हैं। गर्मी आती है तापमान से, सर्दी भी आती है तापमान से, कम होने पे वर्षा भी होती है तापमान से। इन सभी चीज़ों में क्या होता है, मौसम में गर्मी सर्दी और वर्षा जैसी परिवर्तन में तापमान कारण होता है। जैसे गर्मियों में तापमान अधिक होने पर लू चलती है, सर्दियों में तापमान गिरने पर कोहरा पड़ता है। तो हाँ, तापमान के कारण मौसम में गर्मी सर्दी और वर्षा जैसे परिवर्तन होते हैं। गर्मियों में तापमान अधिक होने पर लू चलती है और सर्दियों में तापमान गिरने पर कोहरा होता है। पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका महत्व है। तो पृथ्वी पर 3 ताप कटिबंध हैं। पहला है उष्ण कटिबंध, दूसरा है शीत कटिबंध, तीसरा है समशीतोष्ण। तो पहला उष्ण, उसके बाद समशीतोष्ण, उसके बाद शीत कटिबंध है। ये कटिबंध जलवायु, वनस्पति, जीव जंतु और कृषि पर प्रभाव डालते हैं। जहाँ जैसा कटिबंध है वहाँ वैसा वनस्पति, वहाँ वैसा जीव जंतु, वहाँ वैसा कृषि भी, इन सभी चीज़ों पर असर डालता है। अगला क्वेश्चन है, पवन की कितने प्रकार हैं, प्रत्येक का नाम सहित वर्णन कीजिए। तो पवन की मुख्यतः 3 प्रकार है। अस्थायी पवनें, उदाहरण व्यापारिक पवन जिसको बोलते हैं, ट्रेड वाइंड बोलते हैं। मौसमी पवनें, उदाहरण के लिए मानसून। और स्थानीय पवनें जैसे कि लू, चिनुक आदि। अब है स्थलीय समीर और समुद्र समीर में क्या अंतर है। स्थलीय समीर जो होता है रात में क्या होता है, स्थलीय समीर रात में थल ठंडा हो जाता है। रात में स्थल क्या होता है, जल्दी ठंडा होता है। क्योंकि स्थल जल्दी ठंडा भी हो जाता है और जल्दी गर्म भी हो जाता है, तो रात में स्थल ठंडा हो जाता है। इसलिए क्या होता है, हवा थल से समुद्र की ओर, तो ठंडा हुआ तो वहाँ टेम्परेचर कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ा तो क्या हुआ, हवा स्थल से किधर जा रही है, समुद्र की ओर जा रही है, तो इसे स्थलीय समीर बोलेंगे। जबकि क्या होता है, दिन में समुद्र ठंडा होता है, क्योंकि रात का असर दिन में धीरे धीरे समुद्र गर्म होता है। जब देर से ठंडा भी होता है समुद्र और धीरे धीरे गर्म भी होता है। तो ये हुआ कि रात में क्या है, दिन में क्या है, समुद्र ठंडा रहता है, इसलिए वहाँ प्रेशर कम रहेगा, और हवा ठंडा है तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और इसलिए हवा समुद्र से स्थल की ओर जाएगी। अगला प्रश्न है, चक्रवात क्या है, इनके प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो चक्रवात क्या है, चक्रवात एक निम्न दाब का क्षेत्र है जिसमें हवा केंद्र की ओर घूमती है। बीच में निम्न दाब होगा और इसके चारों ओर उच्च दाब होगा, और हवा क्या है, ऐसे ऐसे केंद्र की ओर घूमती है, ऐसे 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 घूमती रहती है, तो घूमती है। तेज हवाएं चलती है। भारी वर्षा क्या होता है, जब हवा तेजी से चलती है तो अपने साथ जलवाष्प आदि को उड़ा कर ले जाती है, जिससे भारी वर्षा होती है। बाढ़, जनजीवन की हानि भी होती है तेज हवाओं के कारण और बहुत ज़्यादा बारिश के कारण। और ये जनरली अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में, भारत में जनरली पड़ता है। पेड़ों और इमारतों का गिरना आदि चक्रवात के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि वर्षा प्रक्रिया को चित्र के सहित समझाएं। तो हमको क्या करना है, एक चित्र भी बनाना है और वर्षा प्रक्रिया को समझाना है। तो सबसे पहले समझते हैं। सूर्य की गर्मी से जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है और वायुमंडल में संघनन होकर बादल बनता है, और बादल के जलकण भारी होकर वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। चित्र का स्केच आप इस तरह से बना सकते हैं। आपको क्या करना है, ये पहली बात, जल स्रोत समुद्र लेना है ना, ये इस तरह से। अब यहाँ से क्या है, जल वाष्प के कण ऊपर ऐसे ऐसे सूर्य की प्रकाश, जब यहाँ से सूर्य की प्रकाश, यहाँ सूर्य बना देना है। जब प्रकाश नीचे आती है, इसको गर्म करती है तो जल वाष्प ऊपर जाता है, तो यहाँ पे बादल बनते हैं। और बादल बनते हैं तो ऊपर जाके हवा ठंडी हवा से जब टकराती है, ऊपर यदि हवा ठंडी होती है तो ठंडी हवा से, और यहाँ पे जो है जेट स्ट्रीम, यानी कि
जेट धाराएं जब भी चलती है, जो कि ठंडी ठंडी हवाएं के रूप में चलती रहती है, और अन्य चीज़ों के कारण जब हवा यहाँ पूरी ठंडी हो जाती है तो यहाँ इसमें उपस्थित जलवाष्प क्या हो जाता है, वह ठंडा होकर संघनन हो जाता है और वह भारी होकर नीचे फिर बारिश के रूप में गिर जाता है। तो ये हुआ चित्र। अगला है अत्यधिक वर्षा से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उत्तर है बाढ़ आते हैं, फसल नष्ट हो जाते हैं, घर व सड़क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जन धन की हानि हो जाती है और संक्रामक रोग आदि फैलता है। हमें वर्षा का जल का संरक्षण क्यों करना चाहिए कि जल की कमी को पूरा करने हेतु, भूजल के स्तर बनाए रखने हेतु और कृषि और घरेलू उपयोग में लाने हेतु और भविष्य में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु इसकी हमें संरक्षण करनी चाहिए। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।